Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. In this session, we are going to study about the principles of inheritance, and in this lesson, we have completed the monohybrid cross. I told you how the Mendel performed the monohybrid cross, and I just recommended you, I just suggested you that in this chapter you have to be very practically clear. Whatever things you are studying, you have to think practically. आप उसको प्रैक्टिकली ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे इसी थॉट के साथ कि बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और उसको अच्छे से समझ के हमें याद करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इन दिस लेसन वी हैव कंप्लीटेड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द प्रीवियस सेशन में हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट किया था। मैं एक बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस आई टोल्ड यू हाउ द मेंडल परफॉर्म द क्रॉस बिटवीन द टॉल एंड डॉफ. When he performed the cross between tall and dwarf in the F1 generation. What do you mean by F1 generation? The first generation. In the first generation, what type of plants appear? Only tall appear. But when he performed the self cross, उन्होंने जब सेल्फ क्रॉस करवाया, किसको कराया? टॉल को टॉल से, मतलब हाइब्रिड टॉल को हाइब्रिड टॉल से जब सेल्फिंग कराई, ठीक है, इन द F2 जनरेशन मतलब सेकेंड जनरेशन, ही गॉट टॉल एंड डॉफ बोथ. क्लियर? सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट. क्लियर? नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंक्लूजन. अब ये मैंने बहुत सारे टर्म्स आपको बता दिए थे, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द टेस्ट क्रॉस. मैंने आपको उस दिन टेस्ट क्रॉस भी बता दिया था कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, और विद बाय द हेल्प ऑफ द टेस्ट क्रॉस वी कैन गेट टू नो द जीनोटाइप ऑफ द गिवन plant या given any organism. Suppose you want to know about the genotype of any plant, you can perform the test cross and you can get to know about the genotype of the plant. आप जीनोटाइप के बारे में भी पता लगा सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट क्रॉस. क्लियर हो गया? आपको मैंने बताया था कि आपके बुक में टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल किस एग्जाम्पल को लेके समझाया है? वायलेट और वाइट फ्लावर को लेके. ये मैंने कल बताया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे टॉल एंड डॉफ को लेके समझाया है, बिकॉज टॉल एंड डॉफ आपने पढ़ा है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिर आप चाहे वायलेट वाइट को लेके करो, चाहे जो भी परफॉर्म करो, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस हो गया था. टेस्ट क्रॉस के क्या ऑब्जेक्टिव थे ये मैंने बता दिया था. अब आ जाते हैं कि व्हेन ही परफॉर्म द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्लियर? तो ही हैज़ गिवन सम कंक्लूजन. उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया और उसी कंक्लूजन के बेसिस पे ही हैज़ गिवन 2 लॉ. उन्होंने 2 लॉ प्रपोज किए कि 2 लॉ उनके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. तुम्हें पता है ना कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? मेंडल ने दिया था. उन्हीं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन ही परफॉर्म मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यू गॉट टू नो दैट इन द F1 जनरेशन ओनली टॉल अपीयर, इन द F2 जनरेशन द टॉल एंड डॉफ बोथ अपीयर, ठीक है, दोनों अपीयर हो गए. क्लियर है? इसी के बेसिस पे मेंडल ने कंक्लूजन दिया और 2 लॉ प्रपोज किए. उन दोनों लॉ का नाम है, द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. पहला लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाम से ही पता लग रहा होगा तुम्हें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स यू नो दैट आउट ऑफ द 2 ट्रेट ओनली 1 ट्रेट एक्सप्रेस. टॉल और डॉफ को जब क्रॉस कराते हैं तो केवल एक ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दैट इज डोमिनेंट, और अदर डू नॉट, दैट इज नोन एज रिसेसिव. क्लियर है? ठीक है. तो इसी को इन्होंने इस लॉ में इसको एक्सप्लेन किया, अभी देखेंगे हम लोग. और नेक्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है. देखो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द सेग्रीगेशन? अलग होना, सेपरेट होना. जैसे मैं आपको एक पेन के एग्जांपल से फिर बता दे रहा हूँ. ये ऑरेंज कलर की पेन दिख रही है आपको, ठीक है, और इसमें मैं एक और कोई कैप लगा देता हूँ, ठीक है. ये मैंने इसमें जो है ये ऑरेंज में मैंने एक अलग कलर की कैप लगा दी, तो ये क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया. समझ में आया? सेग्रीगेशन मतलब क्या हो गया? अब ये पेरेंट हो गया, ठीक है. पहले ये क्या था? पहले अभी तक ये क्या था? प्रोजेनी था. अब ये आगे जब रिप्रोड्यूस करेगा ये खुद क्या हो जाएगा? पेरेंट हो जाएगा. जब ये पेरेंट हो जाएगा तो इसके जो ये एलील्स हैं ना, 2 एलील्स हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे. समझ में आया? इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन. तो समझ में आ गया होगा सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है. जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी
दोनों एक साथ आ गए F1 जनरेशन में, तो क्या प्लांट क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल हो गया। तो ये देखो हाइब्रिड टॉल हो गया मान लो, ठीक है। उसके बाद व्हेन दिस पेरेंट विल प्रोड्यूस द गैमीट, जब ये गैमीट बनाएगा तो दोनों ही एलील क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस पहले देखते हैं। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या होता है कि ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस, ठीक है। आपको पता है कि जब टॉल एंड डॉफ को क्रॉस कराते हैं तो केवल एक फैक्टर, क्योंकि मेंडल ने जीन्स को कुछ नहीं बताया था, उनको जीन्स क्रोमोसोम ये सब के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो ही हैज़ गिवन दैट, ही टोल्ड दैट देयर इज सम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द ट्रेट, ठीक है। वो तो हम जानते हैं, अब जब नई जनरेशन है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसमें उसने हमें बताया कि जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, नहीं तो क्या होते हैं, मेंडल ने क्या बताया था, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ही स्टेटेड दैट द वन फैक्टर आउट ऑफ द टू फैक्टर, ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन, ठीक है। और F2 में क्या होता है, दोनों एक्सप्रेस होते हैं। तो F1 में जो हेडन रह गया उसको क्या बुलाते हैं, रिसेसिव बुलाते हैं, और जो F1 में अपने आप को शो कर दिया उसी को क्या बुलाते हैं, डोमिनेंट बुलाते हैं। मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का एक और तरीका बताया था कि इफ़ एनी ट्रेट इज़ एबल टू एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस कंडीशन और इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, इफ़ एनी एलील, एनी फैक्टर, ठीक है, इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, देन दिस एलील इज नोन एज, या दिस ट्रेट इज नोन एज डोमिनेंट। बट if any trait is expressing itself only in homozygous condition, then this trait is known as recessive। तब हम इस ट्रेट को क्या बुलाएंगे, recessive बुलाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है और इन्होंने इसमें क्या बताया था। अब नेक्स्ट आ जाओ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो आइडिया है उनके दिमाग में कैसे आया, ठीक है। जैसे अगर किसी कोई, जैसे मैंने बताया था ना कि एक स्टोरी बताई थी आपको कि मेंडल का क्या खो गया था, मेंडल का डॉफ खो गया था। कहाँ खो गया था, टॉल में, ठीक है। जैसे आपके साथ आपका कोई छोटा भाई बहन कहीं पे जाए, स्कूल में जाए और वो वहीं पे खो जाए, ठीक है, तो आप उसको कहाँ ढूंढोगे, उसी स्कूल में ढूंढोगे। क्लियर है। लेकिन अगर आपके छोटे भाई बहन कोई कहीं पे मिक्स हो गया, मतलब ब्लेंड हो गया, मतलब वो वहाँ से क्या हो गया, कहीं पे मतलब किसी ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, एकदम के लिए, तो क्या आप उसको कभी ढूंढ पाओगे, नहीं। क्यों, क्योंकि उसको तो उसने अपने में मिला लिया। क्लियर है, मिक्स कर लिया। क्लियर, ठीक है। तो इसीलिए अगर मिक्स कर लिया है तो आप उसको कभी ढूंढ नहीं सकते। ऐसे ही जब इन्होंने सेल्फिंग कराई, किसकी सेल्फिंग कराई, जब इन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हाइब्रिड टॉल और हाइब्रिड टॉल की सेल्फिंग कराई, तो देखा इन्होंने कि F2 जनरेशन में इनको डॉफ भी मिल गए और टॉल भी मिल गए। इसका मतलब है कि डॉफ का जो एलील था वो सेपरेट हो गया। कैसे पता लगा सेपरेट हो गया, क्योंकि आपको पता है डॉफ जब भी अपीयर होगा, रिसेसिव ट्रेट जब भी अपीयर होगा तो उसके लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अगर सपोज कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी मिक्स हो गया होता तो क्या कभी डॉफ अपीयर होता, कभी ना होता। समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि इन द F2 जनरेशन टॉल एंड डॉफ बोथ अपीयर, दोनों अपीयर हो गए। इसीलिए इनका दिमाग में कौन सा आइडिया आया, कौन सा लॉ देने का आइडिया आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और यही लॉ है जो यूनिवर्सल लॉ है, याद रखना, इसको नोट कर लेना। दिस लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब इट इज़ एप्लीकेबल इन एवरी क्रॉस। जितने भी क्रॉस अब आगे पढ़ोगे उसमें सब में सेग्रीगेशन जरूर एप्लीकेबल होगा। क्लियर है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस विल नॉट बी एप्लीकेबल इन एवरीवेयर बट द सेग्रीगेशन विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर। क्लियर है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक बार देख लो उसमें क्या लिखा है, आगे बस समझ में। इस पेन से भी मैंने समझा दिया था कि सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेपरेट होना। जब भी पेरेंट गैमीट बनाता है तो उसके अंदर जो एलील्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन हो जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं, और गैमीट के अंदर केवल एक एलील जाता है, दोनों एलील नहीं जाते साथ में। क्लियर है, ठीक है। तो इसी को क्या बुलाते हैं हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इस प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर और अ जीन ब्रॉट टुगेदर, ये देखो दो कंट्रास्टिंग फैक्टर हैं एक साथ ले आए, ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, दीज फैक्टर डू नॉट ब्लेंड टू ईच अदर। अगर ये एक दूसरे से ब्लेंड हो जाता, ठीक है, मिक्स हो जाता, तो क्या कभी ये और ये अलग अलग शो कर पाते हैं, नहीं कर पाता। और हिडन जो रिसेसिव है वो तो अपने आप को कभी ना शो करता।
क्लियर है। तो दोनों अगर मिक्स हो जाते तो कभी भी हमें डॉफ कैरेक्टर मतलब रिसेसिव कैरेक्टर कभी अपीयर ना होता। तो दीज फैक्टर डू नॉट ब्लेंड, ब्लेंड मतलब मिक्स नहीं होते बट सिंपली एसोसिएट। ये देखो एसोसिएट हैं और जब भी इनकी ज़रूरत होगी, जब भी इनको गैमीट बनाना होगा तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, देमसेल्फ एंड रिमेन टुगेदर। और कब सेपरेट होंगे, जब गैमीट बनाएंगे, क्लियर है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर हमारे फादर और मदर दोनों के क्रोमोसोम मिक्स होके चले आते हैं, लेकिन जब हम गैमीट बनाते हैं तो फिर से क्रोमोसोम में सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। अलग अलग क्रोमोसोम्स मतलब जो क्रोमोसोम्स हमारे में हैं उनका सेग्रीगेशन होता है, वो सेपरेट होते हैं, तब वो गैमीट बनाते हैं। तो गैमीट में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सारे एलील एक ही गैमीट में आ जाएं, क्लियर है। उन एलील मतलब उन गैमीट में केवल एक एलील आता है। अगर दो एलील हैं तो उनमें में से कोई एक एलील ट्रांसफ़र होगा, क्लियर है। इसका मतलब है गैमीट हाइब्रिड नहीं होते हैं, ठीक है। या तो गैमीट के अंदर कैपिटल टी होगा और या तो क्या होगा, स्मॉल टी होगा। मैं यहाँ पे आपको और ये दिखा दे रहा हूँ जो आपने पढ़ा था। ये देखो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपने पढ़ा था उसमें देखा, एक बार मैं शो कर दे रहा हूँ। ये देखो इसमें जूम करके देखो, जो जो गैमीट बन रहे हैं ये गैमीट है, ठीक है। पेरेंट क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो देखो कैपिटल टी अलग हो गया और स्मॉल टी क्या हो गया, अलग हो गया। समझ में आया। इसी लॉ को क्या बुलाया, सेग्रीगेशन, क्योंकि जब ये अलग हो गया तभी तो इसने स्मॉल टी के साथ फर्टिलाइज करके क्या बनाया, डॉफ बना लिया, क्लियर है, ठीक है। तो दिस लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, यूनिवर्सल लॉ बुलाते हैं, क्लियर है। समझ में आ गया हो सेग्रीगेशन कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने दो लॉ पढ़ लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब आगे, और ये दोनों ही जो हैं मतलब ये दोनों लॉ जो हैं वो किस पे बेस्ड हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि नेम द लॉज, नेम द लॉ, वो दोज आर बेस्ड ऑन द या विच इज़ बेस्ड ऑन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखोगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एक थर्ड लॉ और दिया था, वो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं यहाँ लिख दूँ, क्या पढ़ने जा रहे हैं, नॉन मतलब जो मेंडल ने नहीं बताए थे, नॉन मेंडेलियन मतलब जो मेंडल ने नहीं प्रपोज किए थे, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट्स को मेंडल ने नहीं किया था लेकिन देखा गया, ठीक है। तो जैसे उसी में से एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो नाम से क्या पता लग रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्लियर, ठीक है। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं, एक मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लूं तो बताऊं आपको, ठीक है, आप खुद बताओ, ठीक है। अगर हम अभी तक आप लोग को इतना आइडिया लग गया होगा, अगर हम रेड फ्लावर मतलब ऐसा प्लांट जिसके पास रेड फ्लावर है और दूसरा प्लांट जिसके पास वाइट फ्लावर है, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस कराएं। अगर हम रेड फ्लावर वाले प्लांट को और वाइट फ्लावर वाले प्लांट को क्रॉस कराते हैं तो बताओ F1 जनरेशन में किस कलर के प्लांट आएंगे, बताओ, ठीक है। रेड आएंगे, क्या आएंगे, रेड आने चाहिए, जो भी अब तक हमने पढ़ा कि भाई रेड डोमिनेंट होगा वाइट पे और रेड अपीयर होगा, क्लियर है। इसी को क्या बुलाते हैं, डोमिनेंस। अगर मान लो रेड ना आए, अगर मान लो रेड कलर ना आके कोई और ट्रेट आ जाए, ना रेड आए ना वाइट आए, अगर मान लो वाइट आ जाता तो हम क्या बोलते हैं कि वाइट डोमिनेंट है, लेकिन ना ही रेड आया ना ही वाइट आ रहा है, इसका मतलब कोई और कलर आ गया है, कोई और ट्रेट आ रहा है, ठीक है। जो पिंक आ रहा है, मान लो रेड और वाइट अगर क्रॉस कर रहे हैं तो कौन सा फ्लावर कलर, कौन से फ्लावर कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं, पिंक। तो ना ही रेड आ रहा है ना ही पिंक आ रहा है, सॉरी वाइट आ रहा है, तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। दोनों की डोमिनेंसी नहीं शो हो रही है, इसी को बुलाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे बात समझ में, ठीक है, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि डोमिनेंसी नहीं है, ठीक है। अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एग्जिबिटेड बाई टू प्लांट्स, दो प्लांट होते हैं। याद रखना कभी भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को कंफ्यूज करे कि कभी भी पी प्लांट इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते तो मेंडल को तो पता होता ना, तो उन्होंने इस लॉ को दिया होता, लेकिन ये फिनोमेनन उन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन कंफ्यूज करे कि पी प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता है। देयर आर टू प्लांट, एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम मेजस, ठीक है, और इसका कॉमन नेम है स्नैपड्रैगन।
ठीक है। तो एक ये प्लांट है और दूसरा प्लांट है, ये देखो यहाँ पे लिखा है मिराबिलिस जलापा और इसका कॉमन नेम है 4 o'clock। तो ये दो ऐसे प्लांट हैं जो दो कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, रेड कलर फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और वाइट कलर फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम रेड और वाइट फ्लावर को जब हम क्रॉस कराते हैं तो ना रेड आते हैं ना वाइट आते हैं, किस कलर के फ्लावर आएंगे? पिंक आएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमिनन वेयर डोमिनेंट एलील्स डज नॉट कम्प्लीटली एक्सप्रेस इटसेल्फ। मतलब जो डोमिनेंट एलील है, जैसे हमने उसको रेड को माना या मान लो वाइट को माना, तो वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इनकम्प्लीट, अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों मिक्स हो गए, इसका मतलब है दोनों मिक्स हो गए। लेकिन अभी आपने सेग्रीगेशन में पढ़ा था कि दोनों ट्रेट मिक्स नहीं होते, ब्लेंडिंग नहीं होती। ठीक है, वो ब्लेंडिंग क्यों नहीं होती अभी हम लोग देखेंगे। क्लियर हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो यहाँ पे है, जब हम रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस कराते हैं तो देखो रेड को किस लेटर से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हमें तो यही पता है ना कि रेड डोमिनेंट है, तो हमने उसको कैपिटल आर लिख लिया। क्लियर है? ठीक है। जो मोनो हाइब्रिड आपने क्रॉस पढ़ा है, देखो उसका एप्लीकेशन है, मतलब उसी की तरह ये भी है। तो जब हमने कैपिटल आर मतलब रेड को और स्मॉल आर वाइट को जब हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में किस कलर के फ्लावर आए? पिंक फ्लावर आ गए। समझ में आया? और उनका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर और स्मॉल आर हाइब्रिड हो गए और दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई। क्लियर है? लेकिन जब इनको सेल्फिंग कराई गई, क्योंकि याद रखना हमेशा F2 जनरेशन के लिए वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द F2 जनरेशन यू विल परफॉर्म सेल्फिंग। आप क्या परफॉर्म करोगे? सेल्फिंग परफॉर्म कराओगे। ठीक है। तो जब दो प्लांट के बीच में सेल्फिंग होगी तो अब हम किसके लिए जाएंगे? F2 जनरेशन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे किसके बीच में सेल्फिंग कराएंगे? पिंक और पिंक के बीच में। ठीक है। अब देखो पिंक और पिंक के बीच में कराना चाहिए, कराएंगे तो या तो हमें पिंक मिले, लेकिन नहीं, देखो यहाँ पे क्या क्या मिल रहे हैं। इन दिस क्रॉस वी आर गेटिंग, इसको मैं जूम कर दूँ, ये देखो यहाँ पे यू आर गेटिंग रेड आल्सो, यहाँ पे देखो रेड भी मिल रहा है, पिंक भी मिल रहा है और वाइट भी मिल रहा है, तीनों मिल रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब मिक्स हो गए? नहीं मिक्स हुए। ठीक है। अगर मिक्स हो गए होते तो क्या कभी पेरेंटल कैरेक्टर कौन है? रेड और वाइट, क्या वो कभी अपीयर होता? कभी अपीयर ना होता। समझ में आया? इफ़ द पेरेंटल कैरेक्टर गॉट मिक्सड अप इन द F1 जनरेशन, अगर वो दोनों मिक्स हो जाते, ब्लेंड हो जाते, तो कभी भी पेरेंटल कैरेक्टर रीअपीयर ना होता। तो देयर इज़ नो ब्लेंडिंग, मिक्सिंग नहीं हुई। जब भी गैमीट बनाया उन्होंने तो सेग्रीगेशन हो गया। तो देख रहे हो फिर से कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या हो गए? सेपरेट हो गए। क्लियर है? इसीलिए मैंने बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। तो यहाँ पे भी सेग्रीगेशन हो रहा है। जब कैपिटल आर वाले से क्रॉस कराएगा तो क्या आएगा? रेड आएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर से फर्टिलाइज करेगा तो क्या आएगा? पिंक आएगा। और जब स्मॉल आर होगा तो क्या आएगा? वाइट आएगा। क्लियर है? अब देखो ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों सेम होते हैं। नोट कर लेना। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि नेम द फिनोमिनन या नेम द एग्जाम्पल या गिव द एग्जाम्पल वेयर फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप रेशियो इज सेम, कैसे? ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूँ, आप लोग को वैसे बताया है मैंने, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ। देखो फिनोटाइप मतलब क्या होता है? अपीयरेंस के बेसिस पे। अच्छा बताओ, जब तुम कैपिटल आर को देखोगे तो बताओ ये रेड दिखेगा कि पिंक दिखेगा? रेड दिखेगा। ठीक है, तो रेड दिखेगा और इसका रेशियो कितना है? 1। उसके बाद देखो तो फिनोटाइप भी वही है और जीनोटाइप भी वही है। उसके बाद बताओ कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले जीनोटाइप वाले को जब देखोगे, मतलब जब उनको एक्सटर्नल अपीयरेंस उनका देखोगे तो कौन सा कलर दिखेगा तुम्हें? पिंक दिखेगा। तो कितने पिंक आ रहे हैं? 2 पिंक आ रहे हैं। देखो ठीक है। और स्मॉल आर रहेगा तो क्या दिखेगा? उसका फिनोटाइप क्या होगा? वाइट होगा। वो कितने आ रहे हैं? 1। तो इसका मतलब है जो फिनोटाइप रेशियो आ रहा है 1:2:1, सेम जीनोटाइप भी रेशियो वही है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप अलग अलग नहीं है। ठीक है। बोथ द रेशियो गिव द सेम वैल्यू, दोनों ही रेशियो सेम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो इज सेम। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या पता लग गया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। ठीक है। और 2 एग्जाम्पल हैं इसके, एक मिराबिलिस जलापा जिसका कॉमन नेम है 4 o'clock। ठीक है। और दूसरा क्या है? स्नैपड्रैगन जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम मेजस। ठीक है। तो मेजस आपके एनसीईआरटी में मेजस नहीं दिया होगा, वहाँ पे लिखा होगा एंटीराइनम स्पीसीज, एसपी लिखा होगा। एसपी का मतलब क्या हो गया? स्पीसीज। मैंने स्पीसीज का नाम बता दिया आपको। क्लियर है? तो इस तरह से हमें ये पता लग गया कि डोमिनेंस जो है
कभी कभी डोमिनेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। कभी हम ये नहीं कह सकते कि रेड डोमिनेंट है कि वाइट डोमिनेंट है, दोनों का इंटरमीडिएट आ जा रहा है। इंटरमीडिएट मतलब कोई और ट्रेट आ जा रहा है, ठीक है, ना ही रेड आ रहा है ना ही वाइट आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरह से 3 चीज़ें आज हम लोग ने पढ़ ली। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया, और तीसरा क्या, कौन सा फेनोमेनन पढ़ लिया हम लोग ने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया, ठीक है। तो इन तीनों फेनोमेनन को हमने आज पढ़ लिया। क्लियर है, इन तीनों फेनोमेनन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, वैसे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कराना आ गया, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें भी एकदम सेम वही चीज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पेरेंटल कैरेक्टर जो है, पेरेंटल कैरेक्टर क्या था, रेड और वाइट, वो फिर से यहाँ पे अपीयर हो जा रहा है, मतलब पेरेंटल कैरेक्टर रीअपीयर हो जा रहा है। इसका मतलब है देयर इज़ नो ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं और आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि और आगे का जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने स्टार्ट किया तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा मन तो था लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। आप इतना ही पढ़ के कुछ समझ के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आई हैव अटेंडेड द क्लास एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। और लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करना, इनकरेजमेंट मुझे मिलता है, ठीक है। तो मुझे इनकरेज करिए ताकि मैं और मेहनत करूं, वैसे मेहनत कर रहा हूं, और भी मेहनत करूं आपके लिए, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में खूब अच्छे नंबर आए, कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए जो जिसके लिए आप तैयार ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।